एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जिगर ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 25 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और इसके अलावा पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जिगर ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इवनिंग में 6 बजे तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। चलिए शुरू करें। 25 अप्रैल के करंट अफेयर पर चलने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, जैसा कि रोज हम डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन, 15 अप्रैल से भारत और किस सेना के मध्य में एक्सरसाइज डस्टलिक का आयोजन किया गया? ठीक है ना, अप्रैल में किया गया है। हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय निजी बैंक बन गया? और थर्ड क्वेश्चन, चर्चित सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस करंट अफेयर के सेशन में सभी डिस्कस किए हैं हमने, तो अगर आपको याद होंगे, अगर आप डेली वॉच करते होंगे करंट अफेयर, तो इजीली इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। आइए चले, तो 25 अप्रैल के सबसे पहले करंट अफेयर पर चलते हैं। देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें फ्रेंड्स, तो ये खेलों के क्षेत्र में खिलाड़ियों को या टीम को योगदान के लिए या अच्छे परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है नोवाक जोकोविच को। आंसर सी हो जाएगा। देखिए, यहां पर क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नोवाक जोकोविच की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं, काफी सुर्खियों में भी रहते हैं। तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच सर्बियन टेनिस खिलाड़ी है। 5वीं बार इन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2024 में किसे मिला हमें, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये नोवाक जोकोविच है। इसके अलावा लॉरियस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है एटाना बोनमाटी। ये स्पेन की महिला फुटबॉलर है। कंफर्म, हाल ही में ये जो अवार्ड दिए गए हैं, इन्हें ये याद रखिएगा कि ये स्पेन के मैड्रिड में अनाउंस किए गए। यहां पर स्पोर्ट्स मैन पता चल गए, स्पोर्ट्स वीमेन पता चल गए। नॉर्मली तो इन दो से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन कुछ अदर अवार्ड भी देख लेते हैं ताकि काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हमें याद रहे तो ठीक रहेगा। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है स्पेनी विमेन फुटबॉल टीम को। स्पेन की विमेन फुटबॉल टीम को यह है लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड। इसके अलावा लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में सिमोन बिल्स को दिया गया, जो कि अमेरिकन जिम्नास्ट है। इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी अवार्ड दिया गया है 2024 में डाइट डी ग्रूट को, जो कि डच टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, डच टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, तो यहां पर अदर अवार्ड यहां याद रख सकते हैं तो रखें, नहीं तो दो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वीमेन। रिपीट कर देता हूं, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 के लिए नोवाक जोकोविच और स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2024 के लिए एटाना बोनमाटी। अवार्ड मैंने आपको बता दिया, खेलों के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। शुरुआत की गई थी सन 2000 में और लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन के द्वारा स्पेन के मैड्रिड में यह अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। कंफर्म। आगे बढ़ने से पहले देखिए, रेलवे की एग्जाम है 2024 में, लाइनअप है काफी सारी रेलवे की एग्जाम। उसके लिए देखिए, आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है क्रेजी जिगर ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर। जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आने वाली रेलवे की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को देखिए इस टेस्ट सीरीज में कंपाइल किया गया है हमारी जो एक्सपर्ट टीम है इसके द्वारा। तो यहाँ पर काफी नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर एक और बेनिफिट मैं आपको देता हूँ, अगर आपने रेलवे का टारगेट बैच ज्वाइन किया होगा तो ये 50% और ऑफ में आपको अवेलेबल हो जाएगा रूट एप्लीकेशन पर। इसके अलावा देखिए, ईयरली करंट अफेयर 2024 का आपके लिए पैकेज भी अवेलेबल है, जहां पर करंट अफेयर की मंथली ई बुक, मंथली पीडीएफ और मंथली क्विज तीनों का ही कंपाइलेशन आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। सिंगल लेते तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता, इसीलिए आपको ये कंपाइलेशन मिल जाएगा बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। रूट एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, काफी सारे फ्री बेनिफिट भी आपके लिए अवेलेबल है और उसके अलावा काफी सारे कोर्सेस या फिर पीडीएफ ई बुक भी आप अवेल कर सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। आंसर हो जाएगा आंसर सी। वर्ल्ड मलेरिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, डेट पता चल गई सबसे पहले चीज। इसके अलावा थीम की बात करें, क्योंकि थीम भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो 2024 में एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, ये 2024 में वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम है। 2023 की बात करें तो टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इंप्लीमेंट, 2023 में वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम थी। 2 ईयर की याद रखिए, क्योंकि 1-1.5 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो दोनों आपके लिए इजी भी है, इतने टफ नहीं है, तो याद रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको लास्ट डे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे एक रिवीजन में पढ़ाया था, वैसे जब हमने इसे करंट अफेयर में डिस्कस किया था, लेकिन कल रिवीजन में थोड़ा सा मैंने आपको शायद 24 अप्रैल बता दिया है, तो उसको कंफर्म कर लीजिएगा, वो 23 अप्रैल है। ओके, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, उससे कंफर्म कर लीजिएगा। आइए, वर्ल्ड मलेरिया डे की यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो ये कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। शुरुआत सबसे पहली बार घोषणा की गई थी 2007 में। 2007 में जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 60वीं बैठक हुई थी, उसमें इस चीज को रियलाइज किया गया कि नेक्स्ट ईयर से हम 2008 से वर्ल्ड मलेरिया डे मनाए जाएंगे। वर्ल्ड मलेरिया डे मनाएंगे 25 अप्रैल को। तो 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में मलेरिया से पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 6,08,000 लोगों की मृत्यु हुई है, और 2022 में मलेरिया के 249 मिलियन नए केस दर्ज किए गए। 94% मामले अफ्रीका महाद्वीप में डिटेक्ट किए गए। मतलब 7 महाद्वीपों में से, 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे ज्यादा 94% मलेरिया डिसीज के मामले अफ्रीका महाद्वीप से आए, क्योंकि आप जानते हैं पिछड़ा है और गंदगी ज्यादा है ना कुछ देशों में, तो उस कारण भी ये एक प्रॉब्लम है अफ्रीकी देशों में। क्योंकि मलेरिया के बारे में आप सभी जानते हैं कि प्लाज्मोडियम एक परजीवी के कारण फैलता है, प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, और इसका वाहक एनीफिलीज मादा मच्छर है। मतलब मच्छर इसका वाहक है मलेरिया का। तो जहां गंदगी होगी वहां पर मच्छर पनपेंगे, इसलिए अफ्रीका में सबसे ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं मलेरिया डिसीज के। ओके, हमारा क्वेश्चन वर्ल्ड मलेरिया डे से है, तो हमें याद रखना चाहिए कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मलेरिया डे 25 ऑफ अप्रैल को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आएंगे, देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किस संस्था ने किया? तो देखिए, सेना के लिए ऐसे अधिकतर काम DRDO के द्वारा ही नॉर्मली किए जाते हैं। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ना मिले, आपको याद ना आए, तो अगर तुक्का लगाना है तो DRDO पे लगाना। तो अभी हाल ही में देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है DRDO ने। ठीक है, आप जानते हैं डिफेंस सेक्टर का एक अनुसंधान संस्थान है, भारत में रक्षा क्षेत्र का अनुसंधान संस्थान है DRDO। इसने सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है सेना के लिए। ठीक है, इस जैकेट को पॉलीमर पैकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट के माध्यम से बनाया गया है, दोनों से मिलाकर बनाया गया। सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है सेना के लिए, DRDO ने विकसित की है। DRDO के बारे में नॉर्मली हर सेशन में मैं आपको बताता हूं, जब भी उससे क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस आर्टिकल के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 वीक के गर्भ की समाप्ति को अनुमति प्रदान की है? तो देखिए, भारत में जो गर्भ की समाप्ति के लिए जो एक्ट है, आगे हम बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा 24 मंथ, बहुत ही रेयर केसों में 24 मंथ अधिकतम के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी जाती है। लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है एक रेप विक्टिम को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक पावर का यूज किया है, जो कि उसका आर्टिकल 142 के तहत दिया गया स्पेशल पावर। कुछ केसेस में, कुछ अलग केसेस में, स्पेशल केसेस में सुप्रीम कोर्ट अपने स्पेशल पावर का यूज करके कोई डिक्री या कोई आदेश पारित कर सकता है, वो उसका स्पेशल पावर है।
तो क्योंकि रेप विक्टिम का मामला था तो सुप्रीम कोर्ट ने 30 वीक के गर्भ की समाप्ति की हाल ही में अनुमति दी है। ये पहला मामला है देश में। ठीक है, कौन से आर्टिकल के पावर का सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया, ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये है आर्टिकल 142। डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की एक नाबालिग थी, रेप विक्टिम थी, इसके 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की हाल ही में अनुमति दी है। यह निर्णय आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। 142 का पावर का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया। आर्टिकल 142, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट को उसके समक्ष कोई भी केस के मामले में अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए पूर्ण न्याय के लिए जस्टिस मिल सके, क्योंकि जो फाइनल कंक्लूजन है जुडिशियरी का वो जस्टिस है। तो जस्टिस के लिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित कर सकता है न्याय को बनाए रखने के लिए। तो इसी पावर का यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए, अगर हम इस एक्ट की बात करते हैं जो कि गर्भ से संबंधित है, तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है जो कि 1971 में देश में लाया गया था। इसके अकॉर्डिंग 1971 के इस एक्ट के अकॉर्डिंग गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा विवाहित महिलाओं के साथ साथ विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए 24 वीक रखी गई है। लेकिन अलग अलग कुछ इसमें अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजों को इंडिकेट किया गया है, अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व किया गया है। अगर हम उनकी भी बात करेंगे तो देखिए, इस अधिनियम में 1971 में लाया गया था, 2021 में संशोधन किया गया। 2021 से पहले 20 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की कुछ केसेस में अनुमति थी, लेकिन उससे बढ़ाकर 24 वीक किया गया था 2021 के संशोधन में। इसके अलावा कुछ और संशोधन किए गए, जैसे गर्भावस्था की अवधि 20 सप्ताह से अगर कम है तो केवल एक डॉक्टर के परामर्श के आधार पर उस गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। कुछ भी मेडिकल अगर कॉम्प्लिकेशन से तो उस आधार पर। गर्भावस्था की अवधि अगर 20 से 24 सप्ताह के बीच हो तो फिर 2 डॉक्टर की राय आवश्यक है, 2 डॉक्टर की टीम की राय आवश्यक है गर्भ को समाप्त करने के। अगर 24 सप्ताह से ज्यादा का कोई केस होता है तो फिर एक पूरे मेडिकल बोर्ड की सलाह पर ही गर्भ को समाप्त किया जा सकता है या इसकी अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसे केस देखने को नहीं मिलते 24 वीक से ज्यादा वाले। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 30 वीक के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है एक विशेष मामले में। मामला मैं आपको बता चुका हूं, और सुप्रीम कोर्ट का ये जो पावर है आर्टिकल 142 के तहत संविधान में उल्लेखित है, स्पेशल पावर। ठीक है ना। 1971 के एक्ट में हम ज्यादा अंदर नहीं जा रहे, हमारा क्वेश्चन जो था हमने वो ले लिया, हमारा काम हो जाएगा। आगे आते हैं। प्रोफेसर नईमा खातून को किस यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया? तो नईमा खातून की बात करें तो ये हाल ही में वाइस चांसलर नियुक्त की गई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। आंसर डी हो जाएगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है प्रोफेसर नईमा खातून। यहां पर आप नईमा खातून की इमेज देख सकते हैं। वाइस चांसलर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, और इस यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। इनका कार्यकाल इस पद पर 5 साल होने वाला है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफी सुर्खियों में रहती है क्योंकि ये यूपी के अलीगढ़ में स्थित है। 1920 में इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड 2024 में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड 2024 के लिए हाल ही में घोषित किए गए। इसमें एक ही अवार्ड इंपॉर्टेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड, जो कि दिया गया है डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। सुल्तान अल जाबेर की बात करें तो ये यूएई के एक राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, जिन्हें हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड कौन देता है? तो अवार्ड देता है ग्लोबल एनर्जी वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल की बात करें तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। पूरे वर्ल्ड में लोगों को अधिकतम लाभ देने के उद्देश्य से जो ऊर्जा है उसके सतत विकास के लिए काम करने वाली यह संस्था है वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। इसने घोषित किए हैं वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड।
इस अवार्ड के दौरान COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अहमद अल साबेर, जो कि यूएई के राजनीतिज्ञ हैं, इन्हें ऊर्जा ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया। COP28 के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुल्तान अहमद अल साबेर, यूएई के राजनीतिज्ञ। ठीक है, चलो। हाल ही में किस राज्य ने खोंगजोम दिवस मनाया है? तो खोंगजोम दिवस सेलिब्रेट किया गया है भारत के मणिपुर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, खोंगजोम उत्सव। ठीक है, मणिपुर राज्य में ये जो उत्सव है, ये खोंगजोम वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, जो कि मणिपुर के थोबल में स्थित है, यहां पर सेलिब्रेट किया गया। एक्चुअल में ये एक वॉर की याद में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि एंग्लो मणिपुर वॉर थी। 23 अप्रैल 1891 को यह वॉर हुई थी अंग्रेजों के मध्य में और मणिपुर रियासत के मध्य में। मणिपुर रियासत ने मणिपुर को अंग्रेजों से बचाने के लिए इस युद्ध को लड़ा था और ये एंग्लो मणिपुर वॉर के नाम से जानी जाती है। 23 अप्रैल 1891 को लड़ी गई थी। इस युद्ध में मणिपुर के जो रियासतें हैं उनकी हार हुई ब्रिटिश साम्राज्य के सामने, क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटिश साम्राज्य पावरफुल था। काफी अच्छी लड़ाई लड़ी मणिपुर रियासत के जो योद्धा थे, उन्होंने अपने साहस का, शौर्य का परिचय दिया, लेकिन फिर भी ब्रिटिश साम्राज्य के सामने वो हार जाते हैं। एंग्लो मणिपुरी वॉर 1891 में 23 अप्रैल को शुरू हुई थी, लेकिन फिर भी उन योद्धाओं के शौर्य की याद में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इस उत्सव को, जिसे कहा जाता है खोंगजोम उत्सव। ठीक है, कहां मनाया जाता है? भारत के मणिपुर राज्य। तो अभी से सेलिब्रेट किया गया पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। अनसुईया उइके यहाँ के गवर्नर के पद पर है और एन बीरेन सिंह वर्तमान में मणिपुर के सीएम है। अभी काफी डिस्प्यूट हुआ है, विवाद हुआ है मणिपुर में, काफी हिंसा हुई है, तो उस कारण भी काफी सुर्खियों में था। तो आपको खोंगजोम उत्सव को याद रखना चाहिए, हो सकता है ये एग्जाम में पूछ लिया जाए। खोंगजोम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। आगे बढ़ेंगे। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो पश्चिमी एशियाई देश कुवैत में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया। संडे को 8:30 से लेकर 9 बजे तक आधे घंटे हिंदी भाषा में यहाँ पर रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण अब किया जाएगा हर संडे। कुवैत में पहला पश्चिमी एशियाई देश जहां पर हिंदी में रेडियो कार्यक्रम शुरू हुआ। क्यों? तो कुवैती रेडियो द्वारा हिंदी प्रसारण से सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा इंडिया और कुवैत के मध्य में, और दोनों देशों के मध्य में संबंध को मजबूत करने में मदद मिलेगी। डिप्लोमेटिक एक बोल सकते हैं स्ट्रेटेजी है ना। कुवैत ने हमारा आभार प्रकट किया, हमारे हिंदी के प्रति उसने आभार दिखाया, तो आगे चलकर जो रिलेशंस है वो बढ़ेंगे, जो फॉरेन रिलेशन है कुवैत और इंडिया के वो बढ़ेंगे। तो इस उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है हिंदी भाषा में पहला रेडियो कार्यक्रम, जो कि पश्चिमी देश में शुरू हुआ है। कहां पर? कुवैत में। ठीक है, कुवैत के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं कुछ सेशन से। पश्चिम एशियाई देश है कुवैत सिटी, यहाँ की कैपिटल है, और कुवैती दिनार यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है ना। यहाँ के पीएम जब नियुक्त हुए थे नए, हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे में भी क्वेश्चन था, तो तब हमने इनको डिस्कस किया था, कुवैत देश को डिस्कस किया था। कुवैत की बात करें तो दो पड़ोसी देश है इसके, इराक और सऊदी अरेबिया। कमेंट में बताना कि कुवैत के पूर्व में ये कौन सी खाड़ी है, बता दोगे? छोड़ रहा हूं आपके लिए, कमेंट में बताना। आगे आएंगे हम। 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का आयोजन कहां पर किया गया? तो 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का आयोजन हाल ही में किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है ना। आपदा के दौरान आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जा सके, इस पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन हर साल किया जाता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक समिट है, नई दिल्ली में इस बार 6th एडिशन था। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है ना। भारत के पीएम ने, नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है, संबोधित किया है। उद्देश्य क्या है मैं आपको बता ही चुका हूं। थीम की बात करें तो इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रेजिलिएंट टुमारो
इस सम्मेलन की 2024 में थीम है, 6th एडिशन है, जिसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है ना। यहां पर देखिए जो संस्था इसको आयोजित करती है उसकी बात करेंगे तो द कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक संस्था है जो कि इस सम्मेलन का आयोजन हर साल करती है ताकि आपदा के खिलाफ एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग देशों, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और प्राइवेट सेक्टर और अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं का एक इंटरनेशनल कोलिशन है, गठबंधन है, जो कि हर साल इस सम्मेलन का आयोजन करता है। ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर भाई ऐसा बनाया जाए कि जो आपदा रोधी हो, डिजास्टर फ्री हो, है ना, क्योंकि सभी देश कहीं ना कहीं सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी इससे पीड़ित रहते हैं। तो भाई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके जो कि इनसे पूरे वर्ल्ड को बचा सके, अलग अलग देशों को बचा सके। यही उद्देश्य है इस कॉन्फ्रेंस का। आयोजन कहाँ हुआ है? 6th डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है। 2019 में इस संस्था की स्थापना की गई थी, गठबंधन की स्थापना की गई थी, मुख्यालय भी इसका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर का। भारतीय वायुसेना द्वारा रॉक्स और क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया। रॉक्स ऑन क्रिस्टल मेस 2 की रेंज क्या है? तो देखिए भारतीय वायुसेना की एक मिसाइल प्रणाली है फ्रेंड्स, जो कि हवा से सतह में मार करने के लिए बनाई गई। हवा से सतह में हवा से किसी भी एयरक्राफ्ट से जमीन पर किसी भी टैंक को उड़ा देना, किसी भी टारगेट को हिट करना इस मिसाइल का मुख्य उद्देश्य है। और इसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर से अधिक है। आंसर हो जाएगा आंसर सी। ठीक है ना। रॉक्स और क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल का नाम है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इसका सफल परीक्षण किया है। 250 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज है किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए। ठीक है। तो यहां पर 25 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्ष 2023 में सेना और हथियारों पर खर्च करने के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? 4th। कमेंट में बताना फर्स्ट कौन, कल ही पढ़ा है ना, तो कमेंट में बताना फर्स्ट कौन है। 2 क्वेश्चन हो गए मिड वीडियो में, कमेंट करना। चलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान की किस शेड्यूल में? यह है 11th शेड्यूल। चिथिराई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो चिथिराई त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है भारत के तमिलनाडु राज्य में, दक्षिण भारत में। हाल ही में खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? तो सौरभ घोषाल जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा की, इनका जो खेल है वो है स्क्वैश। तो अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश से संन्यास की घोषणा की है सौरभ घोषाल ने। ठीक है ना। हाल ही में सिंगापुर और हांगकांग ने किस गैस की मौजूदगी के कारण भारतीय मसाले एमडीएच और एवरेस्ट को बैन किया? तो ये गैस है एथिलीन ऑक्साइड। कल के सेशन में पढ़ाया था मैंने आपको। हाल ही में चुनावों में चर्चा में आई शैंपेन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये निकोबार द्वीप पर निवास करती है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो 22 मेडल अपने नाम किए। फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया है नेपाल में। LGBTQ कल बताया था, इनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए है। 5th T20 डेफ IPL का खिताब किसने जीता? तो 5th T20 डेफ IPL जो कि जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया, इसका खिताब जीता है डेफ बेंगलोर बादशाह की टीम ने। ये रही विनर और इसने हराया है, कमेंट में बताइएगा किसने हराया, किसको हराया। ठीक है ना। कल मैं आपको बता चुका हूं या फिर बता दूं, कमेंट करो। ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया? तो यह पाठ्यक्रम है आधारशिला। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट डे रिवीजन हो गया, सारे करंट अफेयर 25 अप्रैल के देख लिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे
जो कि लास्ट सेशन में मैंने आपसे पूछे थे। तो अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहां के पीएम नियुक्त किए गए? कुवैत के, है ना। किस विमेन क्रिकेटर को विजडम्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 फीमेल घोषित किया गया? तो ये कौन है? नेट साइबर ब्रंट, इंग्लैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है 17 अप्रैल को। एक क्वेश्चन मैंने आपसे मिड वीडियो में पूछा था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किया गया, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो वो आर्टिकल 338 में है। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A में उल्लेखित है। ओके, तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिड वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे हैं, शुरुआत में जो क्वेश्चन दिए हैं, सभी को कंपाइल कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। चल, तब तक अपना ख्याल रखिए। कल मुलाकात करेंगे डेली करंट अफेयर में फिर से। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।